आइए इस वीडियो में हम लोग वर्क के न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स एक बार क्विकली रिकॉल कर दें कि वर्क क्या होता है। एक सरफेस ले लिया जिस पर एक एम मास के बॉडी को रख दिया और इस तरफ आप फोर्स लगाने लगे। मान लीजिए 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और आपका एंगल है 60 डिग्री। तो आप जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाइएगा और वो बॉडी कुछ दूरी तय करे तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। वर्क डन आपको तभी दिखेगा जब वह किसी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पे बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी अगर आगे जाने लगे, आगे मूव करने लगे बॉडी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, बॉडी के पास वेलोसिटी आ जाएगा। या ये पेन है, इस पेन को एकदम स्लोली ऊपर लेके जाने लगे तो मेरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। या मान लीजिए कि आप इसको आगे लेके जा रहे हैं स्लोली स्लोली, तो आप इसके फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब वर्क डन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस बॉडी पर हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स दो कंपोनेंट में बटेगा, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो एफ कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा। और बॉडी आपका मूव कर गया एस दूरी, मान लेते हैं कि 6 मीटर, 6 मीटर आपका बॉडी मूव कर गया। तो बोलेंगे वर्क डन बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी कुछ दूरी तय कर जाए तो उसको कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां जो फोर्स बॉडी को आगे ले जा रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि जब ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो वी कैन राइट दिस इन डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब कि वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे सॉल्व करें तो एफ कॉस थीटा आपको फोर्स दे रखा है 30 न्यूटन, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 6 मीटर और आपका एंगल है 60 डिग्री। So here comes 180 into 1 by 2, it will be 90 joule. Work done is 90 joule. ये आपका एसआई सिस्टम में आंसर आया। वर्क डन का एसआई यूनिट जूल होता है और वर्क डन का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। तो अगर इसको हम बोले, आप इसको सीजीएस यूनिट में आंसर लिख दो। मान लो ऑप्शन सीजीएस में दिया है तो 90 इंटू 10 का पावर 7 कर देंगे हम लोग, आंसर हो गया। ये आपका सीजीएस सिस्टम में हो गया क्योंकि 1 जूल इक्वल टू होता है 10 का पावर 7 अर्ग। मोर ओवर आपका जो ये वर्क डन है इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट दे रखा था। ये भी हो सकता है कि आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल हो। तो चलिए एक वेरिएबल का भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस पर फोर्स लग रहा है
3x स्क्वायर न्यूटन, 3x स्क्वायर न्यूटन। और हम बोले कि वर्क डन निकाल दीजिए जब ये बॉडी 5 मीटर का दूरी तय करेगा। तो पिछली बार क्या था, पिछली बार था कि मेरा फोर्स कांस्टेंट था, हम कहीं पर भी जाते तो फोर्स उतना ही लगता, वो दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इस बार क्या है कि हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल है। यहां पर जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फोर्स 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू आप 1 मीटर पुट करेंगे तो आपका फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन आ जाएगा। x का वैल्यू आप 2 मीटर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आपका फोर्स 12 न्यूटन आ जाएगा। इट मींस अलग अलग x के वैल्यू पर आपका फोर्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तब इस दौरान हम लोग कैसे वर्क डन निकाले सर, क्योंकि वर्क डन का आप अभी फॉर्मूला बताया था, फोर्स लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए, कॉस लिखिए और दोनों के बीच का एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट तो चलिए आप 5 मीटर दिया है और एंगल ही पता चल रहा है कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल भी हमको पता चल गया 0 डिग्री। लेकिन ये फोर्स हमको पता नहीं चल पा रहा है सर, क्योंकि फोर्स का वैल्यू तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अगर आप सोचिएगा कि 5 मीटर पे निकालना है तो 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे पुट कर दें, तो आप सोच सकते हो कि 0 मीटर से 5 मीटर तक जाने में वो फोर्स बिल्कुल नहीं लगा जो 5 मीटर पे सिर्फ लग रहा है। या तो फोर्स का वैल्यू हर पल चेंज हो रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो आप भली भांति जानते हो, यू हैव टू यूज कैलकुलस, यू हैव टू यूज कैलकुलस। तो हम लोग बोलेंगे इसको कैसे, हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका बॉडी है इस पर जो फोर्स लग रहा है 3x स्क्वायर न्यूटन, और आपको वर्क डन निकालना है 0 मीटर से 5 मीटर तक। तो आप पूरे रास्ते का बात मत कीजिए, क्योंकि अलग अलग x के वैल्यू पे मेरा फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। हम लोग पूरे रास्ते का बात नहीं करेंगे, बल्कि मान लेंगे कि किसी पल बॉडी x दूरी पर पहुंचा है, किसी पल बॉडी x दूरी पर पहुंचा है। जिस पल बॉडी x दूरी पर पहुंचा है उस पल का फोर्स तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। P पॉइंट का फोर्स लिख सकते हैं आप 3x स्क्वायर। लेकिन अगर इससे हम यहां से यहां पहुंच जाएं तो x का वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगा, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, और आपको फोर्स को चेंज होने नहीं देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करते हैं, आपको दिखे इसलिए मैंने q को इतना दूर बनाया, और नहीं तो q जो है वो p के बहुत ही करीब है, इतना करीब कि आप इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं g, आप g से लेके p तक का दूरी नापो या g से लेके q तक का दूरी नापो, मतलब g से अगर मेजरमेंट करोगे तो p तक का भी दूरी x कहलाएगा, और g से q तक का मेजरमेंट करोगे तो वहां तक का भी दूरी x ही कहलाएगा। तो इस तरह से थोड़ा देर के लिए ही सही हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा P से लेके Q तक, और इस दौरान जो वर्क डन निकालेंगे वो भी वेरी स्मॉल निकलेगा, जिसको हम लोग DW कहेंगे। तो कुछ नया नहीं करेंगे। आपको क्या पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बस फर्क इतना है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा सा ना लेकर के डिस्प्लेसमेंट आपको छोटा सा लेना है। तो चलो ब्रेक किया जाए इसको, एफ डी एक्स कॉस, तो फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी जाहिर सी बात है इधर ही लग रहा है, तो कॉस 0 डिग्री। अब ये सोचो कि फोर्स का कौन सा वैल्यू ले, तो बोलेंगे सर आप तो बात कर रहे हैं सिर्फ फ्रॉम P टू Q का, और वो भी आप पूरा वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं P टू Q का। इसके बारे में अगर आपको और स्लोली डिटेल लेक्चर देखना है तो कैलकुलस का वीडियो हमारा आप देखिएगा,
कहने के लिए वर्क डन का टॉपिक दिख रहा है, लेकिन ये सारा को डील किया गया है कैलकुलस चैप्टर में। मैं तो इसमें जस्ट एक क्विक रिकॉल कर रहा हूं। तो फोर्स x दूरी पर फोर्स का वैल्यू कितना है, तो x दूरी पर फोर्स का वैल्यू है 3x स्क्वायर dx और cos 01। तो ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक, 0 मीटर से 5 मीटर तक। तो स्मॉल निकाल लिए और टोटल निकालने के लिए वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे हम लोग टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू 5 मीटर। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 0 मीटर से 5 मीटर में, सीधे कर देते हैं, इंटीग्रेशन कीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन कीजिए, 3x स्क्वायर dx इधर भी इंटीग्रेशन कीजिए। और x का वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 0 मीटर से 5 मीटर, वर्क डन 0 से w। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि dw का इंटीग्रेशन w, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x के जगह पे 5 को रखेंगे, पावर 3 है 3, फिर x के जगह पे 0 को रखेंगे एंड हियर कम्स द आंसर 125 जूल। आपका 125 जूल का आंसर आ जाएगा। कॉन्क्लूजन क्या हुआ, कॉन्क्लूजन ये हुआ कि वर्क डन निकालने के दौरान दो तरह का कंडीशन आपको दिख सकता है, या तो कांस्टेंट फोर्स वाला या वेरिएबल फोर्स वाला। अगर कांस्टेंट रहा तो सिंपली वी डू द डॉट प्रोडक्ट, और अगर वेरिएबल रहा तो वी हैव टू अप्लाई द मेथड ऑफ कैलकुलस इंटीग्रेशन। क्योंकि इस दौरान होता क्या है कि जब आप स्मॉल का बात करते हैं तो आपका जो वेरिएबल क्वांटिटी है थोड़ा देर के लिए ही सही वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और फिर हम लोग स्मॉल निकाल के टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आइए इसमें हम लोग अब न्यूमेरिकल्स को, अच्छा कुछ और बात इसमें आपको हम बता देते हैं कि वर्क डन कैसा क्वांटिटी है। तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस है कि स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला is ml square t minus 2। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आप देखिएगा न्यूमेरिकल्स में कभी वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है, कभी जीरो भी आएगा। नेट वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। क्यों, थोड़ा अगर सोच ले इसके बारे में, तो इसलिए वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, और ये थीटा का वैल्यू अगर 0 के बराबर या उससे बड़ा रहा और 90 से छोटा रहा, 90 से छोटा रहा, तो कॉस का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होता है। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो भी पॉजिटिव वर्क डन आएगा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 रहा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो आपका ऑब्वियस है कि वर्क डन 0 आएगा। और अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री रहा और 180 रहा या उससे कम रहा, तब इस केस में थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री रहा और 180 या उसके बराबर रहा, तो
आपका वर्डन निगेटिव चला आएगा, क्योंकि cos 180 तक आपका -1 होता है। तो वर्डन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को इसमें डिस्कस कर देते हैं। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स, मैं चाहूंगा कि आप हर न्यूमेरिकल के लिए पहले पॉज लें, क्वेश्चन कॉपी में लिख लें और एक अपना सेल्फ ट्राई दें, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक क्लास थोड़ी ले रहा हूं मैं, ये तो क्लास नॉर्मल के बाद न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल किया जाए उसके लिए क्लास है। सो मेक इट वेरी श्योर कि फर्स्ट ट्राई आप कर ले, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। पहला सवाल है, ए बॉडी इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए 1,2,4 मीटर to 5,6,8 meter under the action of force 2y cap plus 4j cap plus 5k cap Newton. Find work done by the force. इसका मतलब कोई बॉडी है जिसको मूव कहां से कहां कराया गया, 1,2,4, मतलब x में 1 गए, y में 2 गए और z में 4 गए। अब यहां पे देखिए बना नहीं सकते हैं, यहां x बना दिया, y बना दिया, z के लिए हवा में आना पड़ गया। तो आप इमेजिनेशन करो कि ये हुआ 1, ये हुआ 2 एंड हियर कम्स द 4। इमेजिन करो यहां पे एक पॉइंट और ओरिजिन से यहां मिला दो, विच व्हाट वी कॉल पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ऐसा करते हैं, वो इमेजिनेशन रखो 4 कहां पे बनेगा। तो मान लो यहाँ पे 1 गए हम लोग, उसके बाद ये 2 गए और 4 हम लोग हवा में चले गए, जो आपको हम दिखा नहीं सकते, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है 1,2,4, 1,2,4। तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल। और आर इनिशियल कितना लिखाएगा, शुरुआत में कहां पर है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो x में 1 है मतलब i कैप, y में 2 है मतलब 2j कैप, और आपका z में 4 है मतलब 4k कैप। मतलब शुरुआत में आपका जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो इस जगह पर है। अब इस पर फोर्स लगा और ये चला गया 5,6,8। तो आप फिर सोचोगे ये कहां गया, 5,6,8, यहां तो 1 है x में और ये हम लोग 2 ले लिए थे, तो 5, x से आगे 1 से आगे बढ़ो, मान लो यहाँ पे 5 है, उसके बाद 6 में गया, y में 6 गया, 6 गया y में 6 गया y एक्सिस में, और फिर 8 अगेन यहां सोचना होगा हवा में। तो एक बार यहां था पहले 4 पे और एक बार 8 पे, यहां ये 4 और ये 8, और यहां से यहां तक मिला देंगे तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगेन मैं जो हवा में ये काम कर रहा हूं, इसके लिए आपको वेक्टर का वीडियो देखना होगा। अगर मैं सीधे लिख के सिर्फ बनाऊं तब तो बहुत आसान होता, लेकिन हम क्या बोला, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। आपको इमेजिन करना होगा चीजों को, तब आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग स्कोर कर पाओगे और बेहतर स्कोर कर पाओगे। और इमेजिनेशन कैसे आएगा, ये तभी आएगा जब आप इस तरह पढ़ पाओगे कि ये कौन सा कलर दिख रहा है, तो आपका ब्रेन तुरंत बोलेगा कि ये ब्लैक है, ये कौन सा कलर है तो ये व्हाइट है। जब इतना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में इमेजिनेशन आने लगेगा। तो जो भी मैं क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं और अगर मैं बोल रहा हूं कि वो उस चैप्टर से रिलेटेड है, वहां जाके देखो, तो अगर आपको यहां क्लियर होने में इतनी सी भी डाउट हो रहा है तो आप गो टू द वेक्टर चैप्टर और आप वहां देखो कि वहां मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑन द ग्राफ। और वहां इसके बारे में फिर आपको 1 घंटे का लेक्चर है, जो आपको मैं 2 मिनट में डिस्कस करके आगे बढ़ रहा हूं। सो नथिंग इज हार्ड इन फिजिक्स, इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग। वो सच में वो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है कि और पहले भी कोई पॉइंट रहा होगा। अगर कोई पहले है तो गो एंड क्लियर दैट पॉइंट, देन कम टू दैट पॉइंट, यू विल फाइंड फिजिक्स वेरी इजी। नेवरदलेस, तो आपको इस बारे में अगर बोलें कि ये जो पोजीशन वेक्टर है यहां पर, ये कहां पर है, तो बोलेंगे सर
ये पोजीशन वेक्टर तो यहां होगी, दिस इज आर फाइनल, एंड व्हाट इज आर फाइनल, व्हाट वी कैन राइट आर फाइनल, we can write R final as 5i cap plus 6j cap plus 8k cap मीटर। अब आपसे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान चीज हो गया। बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो सर ये हुआ इनिशियल और ये हुआ फाइनल, हालांकि ये लोग हवा में है, इनिशियल फाइनल, लेकिन चलो बोर्ड पे ही समझते हैं। तो आप इनिशियल से फाइनल ऐसे मिला दीजिए, यही जो आप गए हैं सर डेल्टा आर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और तुमसे बोलेंगे ये लंबाई कितना होगा, तो बोलेंगे सर वेक्टर ट्राइंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। वेक्टर ट्राइंगल लॉ में क्या पढ़ा है कि इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है। तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ के अनुसार हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है सर, ये O, मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है OAB, जिसमें OA और AB का ऑर्डर सेम है और OB का ऑर्डर अपोजिट है। तो अगर आप वेक्टर ट्राइंगल ऑफ एडिशन को देखोगे तो उसके अनुसार आपको दिखेगा कि OB जो है वो रिजल्टेंट है किसका, OA का और AB का। और OB क्या है, तो OB मेरा R फाइनल है, OA क्या है, OA मेरा R इनिशियल है, और AB क्या है, AB मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका डेल्टा R हो गया R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो आप सोच के देखो, बहुत लोग को पूछते अगर हम डायरेक्ट बताओ डेल्टा आर क्या है, रिजल्टेंट है ना इन दोनों का, तो वो सोचता हाँ आर इनिशियल और आर फाइनल का रिजल्टेंट है डेल्टा आर। बिल्कुल गलत, आपका जो रिजल्टेंट है वो ये निकल गया आर फाइनल, दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फिगर। तो हम चाहते तो बिना फिगर के आपको सीधे बोलते ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, घटा दो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लेकिन फिर आपका क्रिएटिविटी कहां डेवलप होता, यू हैव टू डेवलप योर क्रिएटिविटी फॉर द कमिंग चैप्टर्स, आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा ये। तो ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट यहां से निकल जाएगा, चलो भाई घटा लो अब, घटा लो अब। तो आर फाइनल में आर इनिशियल को हमको घटाना है, आर फाइनल में आर इनिशियल को घटाना है। तो 5 आई कैप में आई कैप घटाएंगे, मेरे को 4 आई कैप आएगा, 4 आई कैप आएगा। 6 जे कैप में 2 जे कैप घटाएंगे, मेरे को 4 जे कैप आएगा। 8 के कैप में 4 के कैप घटाएंगे, मेरे को 4 के कैप आएगा। तो ये मेरा हुआ डिस्प्लेसमेंट। और इस दौरान ए से बी तक एक फोर्स लगा है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये मूव किया है फ्रॉम ए टू बी। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वी नो वेरी वेल कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दे रखा है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। आइए डॉट करेंगे हम लोग, तो आई को आई से डॉट कराएंगे, जे को जे से डॉट कराएंगे और के को के से डॉट कराएंगे, क्योंकि सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो 4 दूनी 8, डायरेक्शन तो बचता नहीं, स्केलर क्वांटिटी आई डॉट आई 1, 4 चौके 16 और ये 5 चौके 20। तो ये आपको हो गया 20 और 16 36, 36 4 40 और 8 4 44। तो हियर कम्स योर 44 जूल, दिस विल बी योर आंसर। So let's move to our next question. अगला सवाल है आपका, एक ब्लॉक को रिलीज किया गया फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, इट रीचेस टू पॉइंट बी, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
चलिए नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते, यहां से इसको रिलीज किया गया u इक्वल टू 0, चलते चलते फिसलते फिसलते यहां पे आएगा, यहां पे पहुंचेगा। अगेन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल है, एक तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल है। यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे लग जाएगा mg, यहां लग जाएगा नॉर्मल, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर यानी पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन लग जाएगा mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा है, ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड। तो हम लोग इसको सोच सकते हैं कि कौन सा फोर्स नीचे लेके आ रहा है सर। तो वर्क डन बाई अगर हम mg निकालें तो आप देख सकते हैं कि mg cos थीटा और इधर जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है mg cos थीटा इसके साथ 90 बना रहा है। और आपको भली बात पता है कि वर्क डन 90 डिग्री के लिए 0 होता है क्योंकि cos 90 0 होता है। तो अगर हम लिखें, मान लो थोड़ा डिटेल में लिख दें, तो यहां वर्क डन दो फोर्स के कारण निकलेगा, mg cos थीटा और वर्क डन निकलेगा mg sin थीटा। और क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो आप दोनों को अलग अलग निकाल करके सिंपल वे में जोड़ सकते हैं। तो mg cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एक ही है, लिखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया L, और आप देख सकते हैं mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 एंड विच कम्स 0 प्लस, अच्छा अगले स्टेप में कर देंगे ना, इसको ऐसे कर दिए हैं, एक साथ बना रहे हैं, चलो एक साथ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस mg sin थीटा के बारे में सोचो, तो फोर्स हो गया mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो गया s और cos, तो mg sin थीटा भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो ये तो 0 हो गया cos 90 एंड दैट कम्स mg sin थीटा इंटू L। तो वर्क डन बाई mg कितना चला आया आप, तो वर्क डन बाई mg चला आया mg sin थीटा इंटू L। इसमें एक और सवाल पूछा है वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, तो आप देखो थ्रू आउट आपका नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनाता आ रहा है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन, तो लिखेंगे n डॉट s और n s cos 90 ऑब्वियस, और cos 90 का वैल्यू 0। सो अगेन इट इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग रेगुलर क्लास में भी किए हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल को ऊपर ले जाएंगे। चलो अगला सवाल क्या है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, एक पहला अच्छा सवाल आप कह सकते हैं जो रेगुलर क्लास में हम लोग जनरली नहीं करते हैं। द इंक्लाइंड प्लेन शोन मूविंग हॉरिजॉन्टल such that block placed on it remains at rest with respect to inclined plane. Find work done by normal force on block from time t equal to 0 to t equal to t naught. System initially at rest. और डायग्राम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम देना चाहिए, बना देते। कैसा डायग्राम है, इस तरह का कुछ डायग्राम कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये फ्रिक्शनलेस है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये फ्रिक्शनलेस, और इस पर एम मास का एक ब्लॉक है और ये थीटा एंगल है। और सोचो पहले अगर कुछ नहीं करे तो ये ब्लॉक यहां पे रहेगा या नीचे फिसल जाएगा, तो ऑब्वियस है mg sin थीटा इसको नीचे लेके चला जाएगा, नीचे लेके चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको इस ब्लॉक पर इतना कस के फोर्स लगाना है
कि उससे जो एक्सलरेशन पैदा हो ये ब्लॉक नीचे नहीं फिसलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात वहां से ही स्टार्ट करूं तब तो ये चुटकियों में बन जाएगा, मतलब कुछ मिनटों में बन जाएगा। लेकिन चलो मैं एक बार रिपीटिशन कर देता हूं उस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वीडियो का, इस न्यूमेरिकल का। तो ये एम मास के ब्लॉक को नीचे नहीं जाने देना है। आप इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या एक्सलरेशन देखो पहले ये निकालो, और तब हम लोग वर्क डन वगैरह सोचेंगे, वो सेकेंड पार्ट है। तो इसको बनाने का दो मेथड, पहला एक सिंपली बनाएंगे मतलब हम यहां से खड़े होकर सोचेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और एक बार और बनाएंगे जहां हम इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर चले जाएंगे, और जब अंदर चले जाएंगे और एक्सलरेशन है इंक्लाइंड प्लेन में तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके बनाएंगे। तो पहले हम यहां से बनाते हैं, फिर हम यहां से बनाएंगे तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बिफोर मूविंग टू दिस, गो एंड सी ऑल द लेक्चर्स बिफोर वी हैव डन इट। सो चलो यहां से सोचते हैं, और यहां से जो बंदा देख रहा है इस ब्लॉक को, देख रहा है कि ब्लॉक फिसल नहीं रहा है, तो सोचो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे कब नहीं फिसलेगा। तो बोलेंगे ये तभी पॉसिबल है जब थोड़ा देर के बाद इंक्लाइंड प्लेन जब यहां आया होगा। पहले इंक्लाइंड प्लेन यहां था और ये आगे बढ़ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन जितना आगे यहां गया होगा वैसे ही ये ब्लॉक भी चला होगा साथ साथ। ये तभी पॉसिबल है जब इंक्लाइंड प्लेन के पास जो एक्सीलरेशन है ब्लॉक के पास भी सेम एक्सीलरेशन हो, सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो ऐसा लगेगा कि ब्लॉक रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। मैं जो देख रहा हूं, मैं तो दोनों को भागते हुए देख रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन भी भाग रहा है, उस पर रखा ब्लॉक भी भाग रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ब्लॉक है वो रिमेन्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो हम क्या किए, जितना दूर इंक्लाइंड प्लेन गया उतना ही दूर ब्लॉक को मूव करा दिए, तब ये रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो बोलेंगे नीचे तो लग रहा होगा mg, ये थीटा, इधर लग जाएगा mg cos थीटा, और इधर लग जाएगा mg sin थीटा। चलो ठीक है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। आइए इस डायग्राम को थोड़ा सेंटर ऑफ द बोर्ड पे लेके आते हैं। इधर आपका ऑब्वियस है कि नॉर्मल लग रहा है। अब नॉर्मल का दो कंपोनेंट टूटेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा n cos थीटा, और इधर हो जाएगा n sin थीटा। और ये हम समझ चुके हैं कि ये जो ब्लॉक है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना है a एक्सलरेशन के साथ। तो अगर आपसे हम पूछे एक सवाल कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, इस ब्लॉक पर मात्र दो फोर्स लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। और आपसे हम बोले ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है। हम जो देख रहे हैं तो ब्लॉक को जाते हुए देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, और कोई बॉडी में एक्सीलरेशन तब तक नहीं आ सकता है जब तक फोर्स ना लगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी से चलेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो mg सारा का सारा y में है, आप देखो ध्यान से, mg सारा का सारा y डायरेक्शन में है। तो mg का कोई कंपोनेंट
हॉरिजॉन्टल में जा करके इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो कौन सा फोर्स इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर पा रहा है? तो ये n sin थीटा है। n sin theta is providing the force for the block to move with acceleration a. So in this way we can write as we know from Newton's का second law of motion कि net force on block F is equal to ma along horizontal direction। ये हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है एंड दैट इज n sin थीटा, और उसका एक्सेलरेशन a ले चुके हैं। तो हियर वी गेट द इक्वेशन कि n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। मोरओवर you can clearly see here n cos theta is balancing the mg। so also अगर y डायरेक्शन में बात करें तो मेरे को दिख रहा है n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगेन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे बोले गए हर एक शब्द पे ध्यान देना। मैं हर बात को बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, लिखा हुआ तो आपको हजारों कॉपी में बुक में इतना छपा हुआ, हमसे बेहतर लिखा हुआ है। लेकिन what important in this video, whatever I am saying, here I said along x direction, here I said along y direction, and these are important points। so अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें 1/2, what we get n sin theta by n cos theta equal to ma by mg। m से m कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस आपका tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। तो a कम्स g tan थीटा। आप इस आंसर को रट जाओ, आगे भी बहुत काम आएगा। आप क्या रट जाओ, इस आंसर को रट जाओ। कब के लिए? तब के लिए जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक रेस्ट में है और इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब पक्का है कि ये जो ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन के साथ g tan थीटा के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, तभी ये रेस्ट में हो सकता है। एकदम रट जाओ कि अगर कोई ब्लॉक इन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट में है तो कंफर्म है कि इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक a एक्सीलरेशन से भाग रहा होगा, और वो जो a एक्सीलरेशन होगा उसका वैल्यू होगा g tan थीटा। और ये g tan थीटा जाहिर सी बात है कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका g कांस्टेंट है और आपका थीटा भी बदलने वाला नहीं है। सो इट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो कहानी का एक हिस्सा निकालना, पूछा है वर्क बाय नॉर्मल और हम निकाला एक्सीलरेशन, क्योंकि वर्क आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का जानकारी ना हो। तो मेरे को फोर्स का जानकारी है, मेरे को चाहिए जानकारी डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को चाहिए था एक्सीलरेशन। सो लेट अस मूव फर्दर। आगे क्या सोचेंगे हम लोग? आगे सोचेंगे कि ये तो समझ में आ गया कि ये जो मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर जो आप सर ब्लॉक को रखे हुए हैं, ये ब्लॉक इस पर नहीं फिसल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो t इक्वल टू 0 टाइम में, t इक्वल टू t0 टाइम में कुछ दूरी चलेगा, मान लेते हैं x दूरी तय किया या डेल्टा x दूरी, जो भी डिस्प्लेसमेंट दूरी ये तय किया। तो मेरे को फोर्स मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो चलो, मेरे को ये भी पता चल चुका है पीछे वाले बोर्ड से कि जिस एक्सीलरेशन से ये भाग रहा है वो एक्सीलरेशन है g tan थीटा। और क्वेश्चन में लिखा था कि सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
मतलब u का वैल्यू 0 था। तो आइए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी नॉट, t इज इक्वल टू टी नॉट। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपका u तो 0 है, एक्सेलरेशन आपका g tan थीटा है और टाइम आपका टी नॉट स्क्वायर है। तो चलो एक और कहानी हमको पता चल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट ये तय करेगा दैट इज हाफ जी tan थीटा टी नॉट स्क्वायर। अब आते हम लोग वर्क डन निकालने पे, जो हम लोगों का मकसद था कि वर्क डन निकालना है। तो वर्क यहां करा कौन रहा है, नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट वर्क करा रहा है। तो आप देख सकते हैं एन साइन थीटा, क्योंकि आपका जो एन कॉस थीटा था वो अगेन डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है और एन साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। आप पीछे वाले बोर्ड में देख सकते हैं कि जो आपका एन कॉस थीटा था वो डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है और जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वो वर्क डन नहीं करा सकता है। तो वर्क डन कराने वाला है एन साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, तो एन साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, बोलोगे क्या दिक्कत है, एन नहीं पता है, मास के टर्म में सवाल दिया है या मास भी शायद नहीं दिया है, तो एन नहीं पता है। एन के लिए क्या करें, तो बोलेंगे देखिए सर पीछे वाले बोर्ड में अगर देखेंगे तो एन का जो वैल्यू है वो यहां से देखिए सर, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां देखिए सर एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एन को लिख सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा। तो चलो इस बात को लिख देते हैं यहां हम लोग। एन को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, तो एन को हम लोग लिख सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख दे हाफ जी tan थीटा और टाइम लगा था जो, तो वो टी नॉट स्क्वायर हो गया था। तो आप बताओ साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, तो tan थीटा और यहां पे भी tan थीटा, ये साइन बाई कॉस मिलकर tan थीटा बन गया और यहां पर भी tan थीटा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। तो mg लिख दिया tan स्क्वायर थीटा और g भी 2 बार है, तो ये भी g का स्क्वायर हो गया, टी नॉट का स्क्वायर हो गया इंटू हाफ हो गया। तो आप देख लो कि सारा टर्म लिखा गया कि नहीं, तो हाँ ठीक है सर, mg लिखा गया, मेरे को g भी लिखा गया, मेरे को साइन बाय कॉस tan भी ये सब लिखा गया, हाफ भी लिखा गया, टी नॉट स्क्वायर भी लिखा गया, बस हो गया आंसर। कितना आंसर आया, हाफ mg स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो कहने के लिए ये वर्क डन का क्वेश्चन था। आप देखो इसमें काइनेमेटिक्स भी लगा है, मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें नॉर्मल फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट यूज किया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। वर्क डन का तो बहुत सिंपल सा आखिरी स्टेप है सिर्फ कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल। और कोई भी चीज अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप जस्ट यू आर नॉट स्पेंडिंग योर टाइम हियर ऑन द वीडियो, आप उसको दोबारा देखो, बहुत हड़बड़ा के चलने की जरूरत अभी नहीं है। पहले आप समझना सीखो और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। एंड नेवर थिंक निगेटिव, हम कैसे इतना सोच लेंगे, भाई मेरे आप अभी नहीं सोच सकते इफ यू हैव स्टार्टेड। लेकिन जब आप इस तरह के 100-150 क्वेश्चन बना जाओगे तो फिर आपको नहीं सोचना होगा।
जस्ट लाइक कोई नया वर्ड अगर आपको हम लिखने के लिए दे देंगे और आपको ABCD अच्छे से आता है, बहुत हाई चांस है कि आप उसके स्पेलिंग सही लिखोगे, भले वो जिंदगी में पहली बार आप लिख रहे होगे। सो फिजिक्स इज नथिंग अलग फ्रॉम दैट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिफोर यू टेक फ्रॉम मी, देन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो चलो अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिवली आसान सवाल है। इनिशियली सिस्टम जो है वो रेस्ट में, मतलब मान लो इसको पकड़ के रखा गया है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे 3 kg वाला नीचे भाग जाएगा। तो सिस्टम रेस्ट में है, इसको रिलीज कर दिया गया, मतलब इसको फिर छोड़ दिया गया। तो बताना है वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg क्या होगा 2 सेकंड में, और 2 kg पर टोटल वर्क डन। सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। 3 kg पर सिर्फ टेंशन के द्वारा वर्क डन पूछा है, ओनली टेंशन के द्वारा, और 2 kg पर आपको नेट वर्क डन पूछा है, आपको 2 kg पे नेट वर्क डन पूछा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो सिस्टम पहले रेस्ट में है, तो u का वैल्यू 0, u का वैल्यू 0। जैसा ही छोड़ेंगे तो ये सिस्टम नीचे भागेगा, कुछ दूरी तय करेगा। कितना सेकंड में बोला है, तो 2 सेकंड में मान लो x दूरी तय किया, तो ये x दूरी नीचे जाएगा, तो ये सिमिलर x दूरी ऊपर जाएगा, और यहां पर भी 2 सेकंड बीतेगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो नीचे लग गया यहां mg, ऊपर लग गया यहां टेंशन, नीचे लग गया यहां mg, ऊपर लग गया यहां टेंशन। और आपको पता है कि मासलेस स्ट्रिंग हुआ, और अगर ये पुली भी मासलेस हुआ तो T1 का भी वैल्यू T और T2 का भी वैल्यू T। हाँ, अगर पुली में मास आ जाएगा तब इधर T1 होता है, उधर T2 होता है, विच यू विल सी इन द चैप्टर ऑफ रोटेशन, आगे के चैप्टर में आएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके न्यूटन सेकंड लॉ का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं कि ये कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा और ये कितना से नीचे जाएगा। तो आपको बताया जा चुका है कि निकालना है एक्सीलरेशन फिक्स पुली सिस्टम का, तो सीधे कर दो डिफरेंस ऑफ वेट बाय टोटल मास, बाय टोटल मास। तो डिफरेंस ऑफ वेट कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ वेट हो जाएगा 3g माइनस 2g, और टोटल मास हो जाएगा 3 + 2। तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/5 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल लो 2 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपका u तो 0 है, सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रिलीज है, एक्सीलरेशन आपका 2 है, और टाइम 2 सेकंड में निकालना है। इसका मतलब है कि 2 सेकंड में 4 मीटर का दूरी तय करेगा, 2 सेकंड में 4 मीटर का दूरी तय करेगा, चाहे 3 kg हो या 2 kg हो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन कौन कौन सा निकालना है। एक काम और कर लो, टेंशन का भी वर्क डन निकालना है तो टेंशन भी निकाल लो। तो टेंशन का ही फॉर्मूला आपको पता होगा, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। आपको ये कहां से आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखिए वीडियो, आपको वहां दिखेगा। क्योंकि कंपटीशन में वी हैव टू सेव द टाइम। आप इक्वेशन पूरा डिटेल में लिख के बनाओगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू एम है, फिर ए निकालोगे और फिर टेंशन के इक्वेशन में डालोगे, दैट विल टेक टाइम। शुरुआत तो वहीं से करना है, बाद में स्पीड बढ़ा लेना है। तो 2 m1 कितना केजी है 2, m2 कितना केजी है 3, और 3 2 5 और g का वैल्यू 10 ले लो। ये 5 दूनी 10,
3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो टेंशन आपको आ गया 24 न्यूटन। अब आते हैं हम लोग अपने पहला सवाल पे। अब सवाल पे आए, यहां तो न्यूटन लॉ चल रहा था, वर्क का कोई काम ही नहीं था। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg इन 2 सेकेंड। तो मेरे को टेंशन के द्वारा वर्क डन चाहिए, तो फॉर्मूला एक ही होता है, टी डॉट एक्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो 3 kg पे, तो 3 kg जा रहा है नीचे और टेंशन लग रहा है ऊपर, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री। तो हो लिखेंगे टी डेल्टा एक्स कॉस 180 डिग्री। टेंशन है कितना, तो 24। 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 4 मीटर। कॉस 180 कितना, -1। तो आपको वर्क डन बाई टेंशन आ जाएगा -96 जूल, -96 जूल। आइए आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं क्या कर सकते हैं। आगे आपको दिया था इसमें एक और बात दिया था, नेट वर्क डन निकालना था 2 kg का। तो चलो इसके लिए हम लोग नया पेज ले लेते हैं, दिमाग में रखना सारा वैल्यू को। वर्क डन निकालना है 2 kg का नेट फोर्स के द्वारा। तो 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है। तो एक तो 2 kg पे mg के द्वारा फोर्स निकालेंगे और एक टेंशन के द्वारा निकालेंगे, और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है सिंपल वे में जोड़ देंगे। तो mg के द्वारा वर्क डन, आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो कितना आसान है फिजिक्स। mg के द्वारा सोचोगे तो 2 kg वाला जा रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे, तो लिखेंगे mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस, अगर टेंशन सोचोगे 2 kg पे, तो 2 kg पे टेंशन लगा था ऊपर और जा भी रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। तो mg तो 2 kg इंटू 10 और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, कॉस 180 -1, टेंशन 24 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, कॉस 0 1। तो ये आपको आ गया 10 चौके 40 दूनी 80, -80 96, आपको आ गया 16 जूल। 16 जूल आपको नेट वर्क डन आ गया 2 kg पे। एक बात पे मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूं, आप ध्यान दो, वर्क डन बाई टेंशन इसका -96 आया है और उसका +96 आया था। तो अगर सिस्टम का टोटल वर्क डन बाई टेंशन पूछेंगे तो वो 0 होगा, और ये हमेशा होगा। न्यूटन लॉ में मैंने बताया था, ये पॉइंट याद रखना, फिर रिकॉल कर दे रहे हैं कि वर्क डन बाई टेंशन इज ऑलवेज 0। टेंशन के द्वारा पुलिस सिस्टम में वर्क डन हमेशा आपको 0 आता है। तो चलो आगे की तरफ मूव करते हैं, हम लोग आगे का क्वेश्चन उठाते हैं। आइए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। 2 पर्सन ए एंड बी, 2 लोग हैं, परफॉर्म अमाउंट ऑफ वर्क, क्या कर रहा है भाई, मूविंग ए बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस डी, मतलब दोनों ही बॉडी को डी दूरी तक धक्का दे दिया, 2 अलग अलग बॉडी को। एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल 45 एंड 60 डिग्री, मतलब एक बंदा 45 डिग्री के एंगल से फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक 60 डिग्री। रेशियो ऑफ फोर्स बताना है ए टू द बी, और रेशियो दिया हुआ है आपको 1/√x, x का वैल्यू निकालना, मतलब वही निकालना है, रेशियो ऑफ फोर्स बताना है। तो पहले सवाल पढ़ो, पाउस करो, सोचो, ये बनने लायक सवाल है। तो आइए हम लोग रेशियो ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं। सवाल क्या है, एक बॉडी है जिस पर 45 डिग्री के एंगल से
F1 फोर्स लगाया और ये D दूरी तय किया, उसके बाद ये एक दूसरा बॉडी है जिस पर 60 डिग्री के एंगल से फोर्स लगाया और ये भी उतना ही दूरी तय की, और ये भी दिया हुआ है 2 person perform work moving a body certain application of forces with the direction of displacement. The force applied, the value of x is. अच्छा, यहां पे एक वर्ड छूटा हुआ है, वही मैं खोज रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था PYQ है, तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क दोनों किया है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो चलो, एज पर क्वेश्चन जितना A ने काम किया है उतना ही B ने काम किया है। तो A ने कितना काम किया है, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है, F1 D cos 45 डिग्री, और B ने कितना काम किया है, F2 D cos 60 डिग्री। वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला बेस है। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, F1 बाई F2 हमें निकालना है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ऊपर चला जाएगा। इसको रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, नीचे में बचेगा, नीचे में आपको √2 बचेगा 1/√2। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था x का वैल्यू क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल देगा तो आपको ये मैच कर ही जाएगा, अगर स्क्वायर रहता तो उस तरह से मैच कर जाता। तो आपको x का वैल्यू क्या होगा, तो √2 मत लिख देना या 1/√2 मत लिख देना, आपको x का वैल्यू कितना निकल गया, 2, बाकी तो कंडीशन सेम है। सो इट वाज जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस। देखो, इस पूरे वीडियो में सिर्फ एक ही सवाल बहुत अच्छा लेवल का था, बाकी तो सब बेसिक था, एंड दिस वाज दिस क्वेश्चन एंड इट वाज दिस क्वेश्चन। क्योंकि जनरली नॉर्मल जितना भी फोर्स होता है वर्क नॉर्मल का, वो 0 होता है, लेकिन यहां आपको दिखाया गया कि नॉर्मल ही काम कर रहा है बॉडी को आगे ले जाने में, ये 0 नहीं होगा। और इसको मैं एक और मेथड से बताता इसी वीडियो में, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नहीं, अगले वीडियो में इसको फिर एक बार बनाएंगे, और अभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के बनाया है, अगला वीडियो में इसको हम ब्लॉक के अंदर ले जाके बनाएंगे, एंड दैट विल गिव द कॉन्सेप्ट विच विल मेक योर वर्क मोर इजियर। सो कम से कम बिफोर वॉचिंग द सेकेंड वीडियो, पहला वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, उस पर फुल कमांड होना चाहिए, ताकि आप अगले वीडियो की तरफ मूव कर सको। थैंक यू।